चैप्टर 12। कुछ लोग अस्वीकृत की अवधारणा को समझ ही नहीं पाते। मैं नींद के बिल्कुल किनारे पर था। 1 घंटे पहले सूरज बादलों के पीछे उगाया था। जंगल अब काले की जगह धूसर हो गया था। सेठ 1 बजे के आसपास सिकुड़कर सो गया था और मैंने उसे भोर में जगा दिया था। पूरी रात दौड़ने के बाद भी मुझे अपने दिमाग को सोने के लिए काफी देर तक बंद रखने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन सेठ की लयबद्ध दौड़ मदद कर रही थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 डम 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 डैम नम धरती पर सुस्त पंजे की थपथपाहट बार बार जब वह कलेंस की भूमि के चारों ओर विस्तृत चक्कर लगाता था। हम पहले से ही जमीन में एक निशान बना रहे थे। सेठ के विचार खाली थे, बस हरे और भूरे रंग का एक धुंधलापन था क्योंकि जंगल उसके पास से उड़ रहा था। यह आरामदायक था। इसने मेरे दिमाग को अपनी खुद की छवियों को केंद्र में रखने के बजाय जो उसने देखा था उससे भरने में मदद की। और तभी सेठ की तीखी चीख ने सुबह की शांति को भंग कर दिया। मैं जमीन से उछलकर ऊपर आया। मेरे अगले पैर तेजी से दौड़ने लगे, इससे पहले कि मेरे पिछले पैर जमीन से उठें। मैं उस जगह की ओर दौड़ा जहां सेठ जम गया था, उसके साथ हमारी दिशा में दौड़ते हुए पंजों की आवाज सुन रहा था। सुबह लड़कों। सेठ के दांतों से एक चौंकी हुई कराह निकली और फिर हम दोनों नए विचारों को गहराई से पढ़ते हुए गुर्राने लगे। अरे यार, चले जाओ लिया, सेठ ने कराहते हुए कहा। मैं सेठ के पास पहुंचकर रुक गया, सिर पीछे झुकाए, फिर से चीखने को तैयार, इस बार शिकायत करने के लिए। शोर बंद करो सेठ। ठीक है। उफ उफ उफ। वह रोया और जमीन पर पंजा मारते हुए मिट्टी में गहरे गड्ढे बना दिए। लिया दौड़ती हुई नजर आई, उसका छोटा भूरा शरीर झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। रोना बंद करो सेठ, तुम तो बहुत बच्चे हो। मैंने उस पर गुर्राहट की, मेरे कान मेरी खोपड़ी से सट गए। वो अपने आप एक कदम पीछे हट गई। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो, लिया? उसने गहरी सांस ली। ये बिल्कुल स्पष्ट है न? मैं तुम्हारे घटिया छोटे विद्रोही समूह में शामिल हो रही हूँ। पिशाचों के रक्षक कुत्ते। उसने एक धीमी व्यंग्यात्मक हंसी निकाली। नहीं, तुम नहीं हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारी एक हैमस्ट्रिंग निकाल दूं, मुड़ जाओ। जैसे तुम मुझे पकड़ सकते हो। उसने मुस्कुराकर अपने शरीर को लॉन्च के लिए लपेट लिया। क्या तुम दौड़ना चाहते हो, ही निडर नेता? मैंने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को इतना भर लिया कि मेरी कमर फूल गई। फिर जब मुझे यकीन हो गया कि मैं चिल्लाने वाला नहीं हूँ, तो मैंने जोर से सांस छोड़ी। सेठ, जाकर कलन परिवार को बता दो कि यह तुम्हारी मूर्ख बहन है। मैंने इन शब्दों को यथासंभव कठोर रूप से सोचा। इससे निपटो। सेठ को वहां से जाने में बहुत खुशी हुई। वह घर की ओर गायब हो गया। लिया ने कराहते हुए कहा और वह उसके पीछे झुक गई। उसके कंधों पर फर ऊपर उठ गया। तुम उसे अकेले पिशाचों के पास भागने दोगे? मुझे पूरा यकीन है कि वह आपके साथ 1 मिनट भी बिताने के बजाय उसे बाहर ले जाना पसंद करेगा। चुप रहो जेकब। ओह, मुझे माफ करना, मेरा मतलब था चुप रहो सबसे ऊंचे अल्फा। तुम यहाँ क्यों हो? क्या आप सोचते हैं कि मैं घर पर बैठी रहूंगी जबकि मेरा छोटा भाई पिशाच चबाने वाले खिलौने के रूप में स्वयं सेवा करेगा? सेठ को आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। असल में कोई भी आपको यहाँ नहीं चाहता। आउच, ये बहुत बड़ा निशान छोड़ देगा। हाँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। मुझे बताओ कि कौन चाहता है, मुझे अपने आसपास चाहता है और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो ये सेठ के बारे में बिल्कुल भी नहीं है ना? बेशक ऐसा है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए अवांछित होना पहली बार नहीं है। वास्तव में यह कोई प्रेरक कारक नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। मैंने दांत पीसकर अपना सिर सीधा करने की कोशिश की। क्या सैम ने तुम्हें भेजा था? अगर मैं सैम के काम से यहाँ होता तो तुम मुझे सुन नहीं पाते। मेरी वफादारी अब उसके साथ नहीं है। मैंने ध्यान से शब्दों में घुले विचारों को सुना। अगर यह कोई ध्यान भटकाने वाली बात थी या कोई चाल थी, तो मुझे इसे समझने के लिए काफी सतर्क रहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसकी घोषणा सच के अलावा और कुछ नहीं थी। अनिच्छुक,
लगभग निराशापूर्ण सच। तुम अब मेरे प्रति वफादार हो? मैंने गहरे व्यंग्य के साथ पूछा। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे पास सीमित विकल्प हैं। मैं अपने पास मौजूद विकल्पों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इससे उतना आनंद नहीं ले रहा हूँ जितना आप ले रहे हैं। ये सच नहीं था। उसके मन में एक अजीब तरह की उत्तेजना थी। वो इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन वह एक अजीब सी खुशी में भी थी। मैंने उसके मन की जांच की, समझने की कोशिश की। वह झल्ला उठी, इस घुसपैठ से नाराज हो गई। मैं आमतौर पर लिया की बात अनसुनी करने की कोशिश करता था। मैंने पहले कभी उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं की थी। सेठ ने हमें बीच में टोका, एडवर्ड की ओर देखते हुए। लिया बेचैनी से रो पड़ी। एडवर्ड का चेहरा, जो पिछली रात की तरह ही खिड़की में फंसा हुआ था, उस पर इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। वह एक खाली चेहरा था, मृत। वाह, वो बुरा लग रहा है, सेठ ने खुद से कहा। पिशाच ने भी उस विचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह घर में गायब हो गया। सेठ घूम गया और वापस हमारे पास आ गया। लिया थोड़ा शांत हो गई। क्या हो रहा है? लिया ने पूछा। मुझे बताओ। कोई मतलब नहीं है, तुम नहीं रुक रहे हो। दरअसल मिस्टर अल्फा, मैं हूँ। क्योंकि जाहिर है कि मुझे किसी से जुड़ना है, और ऐसा मत सोचो कि मैंने खुद से अलग होने की कोशिश नहीं की है। आप खुद जानते हैं कि यह कितना काम नहीं करता, आपको नहीं चुनता। लिया, तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। धन्यवाद, कैप्टन ओब्वियस। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सेठ के साथ रहूंगा। आपको पिशाच पसंद नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि यह हितों का टकराव है? तुम्हें पिशाच भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं इस गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप नहीं हैं। मैं उनसे दूरी बनाए रखूंगा। मैं यहाँ सेठ की तरह गश्त लगा सकता हूँ। और मुझे इस बात पर आप पर भरोसा करना चाहिए। वो अपनी गर्दन को तानते हुए, अपने पंजों पर झुकते हुए, मेरी आंखों में देखते हुए, मेरे बराबर लंबी होने की कोशिश कर रही थी। मैं अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर चिल्लाना चाहता था, जैसे सेठ ने पहले किया था। ये तुम्हारा पैक नहीं है। ये तो पैक भी नहीं है। ये सिर्फ मैं हूँ, जो अपने आप ही जा रहा हूँ। क्लियरवाटर्स, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? सेठ, जो अभी हमारे पीछे आ रहा था, रोया। मैंने उसे नाराज कर दिया। बढ़िया, मैं मददगार रहा हूँ, है ना, जैक? तुमने अपने आप को बहुत अधिक परेशान नहीं किया है, बच्चे। लेकिन यदि तुम और लिया एक पैकेज डील हैं, यदि उससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यह है कि तुम घर चले जाओ, तो क्या तुम मुझे तुम्हें चले जाने के लिए दोषी ठहरा सकते हो? उफ, लिया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, मुझे पता है, उसने उससे कहा, और यह विचार उसकी निराशा के भारीपन से भरा हुआ था। मैंने 3 छोटे शब्दों में दर्द महसूस किया, और यह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा था। मैं ऐसा महसूस नहीं करना चाहता था। मैं उसके लिए बुरा महसूस नहीं करना चाहता था। बेशक, उसके साथ समूह ने कठोर व्यवहार किया था, लेकिन उसने ये सब खुद पर उस कड़वाहट के साथ लाया जिसने उसके हर विचार को कलंकित कर दिया, और उसके दिमाग में रहना एक दुर्स्वप्न बन गया। सेठ भी दोषी महसूस कर रहा था। जैक, तुम सच में मुझे दूर नहीं भेजोगे, है ना? लिया इतनी बुरी नहीं है। सच में, मेरा मतलब है, उसके यहाँ होने से हम परिधि को और आगे बढ़ा सकते हैं। और इससे सैम साथ पर आ जाता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो इतनी संख्या में हमला करे। यह शायद अच्छी बात है। तुम्हें पता है कि मैं किसी समूह का नेतृत्व नहीं करना चाहता, सेठ। इसलिए हमारा नेतृत्व मत करो, लिया ने कहा। मैंने नाक भान सिकुड़ी। मुझे तो ये बिल्कुल सही लगता है। अब घर चलो, जैक, सेठ ने सोचा। यहाँ का होना चाहिए। मुझे पिशाच पसंद हैं। वैसे भी, कुलेन, वे मेरे लिए इंसान हैं, और मैं उनकी रक्षा करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें यही करना चाहिए। शायद तुम यहाँ के हो, बच्चे, लेकिन तुम्हारी बहन यहाँ की नहीं है, और वो वहाँ जाएगी जहाँ तुम हो। मैं रुक गया, क्योंकि जब मैंने ऐसा कहा तो मुझे कुछ दिखाई दिया। कुछ ऐसा जिसे लिया सोचने से बचने की कोशिश कर रही थी। लिया कहीं नहीं जा रही थी।
मैंने सोचा कि यह सेठ के बारे में था। मैंने कड़वाहट से सोचा। वह चौंकी। बेशक मैं यहाँ सेठ के लिए हूँ। और सैम से दूर हो जाओ। उसका जबड़ा कस गया। मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बस वही करना है जो मुझे बताया गया है। मैं तुम्हारे समूह का हिस्सा हूँ। जेकब। अंत। मैं गुर्राते हुए उससे दूर चला गया। बकवास। मैं उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकता था। जितना वह मुझे नापसंद करती थी, जितना वह कलन से घृणा करती थी, जितना वह अभी सभी पिशाचों को मारने के लिए खुश थी, जितना उसे उनकी रक्षा करने से गुस्सा आता था, ये सब कुछ सैम से मुक्त होने के बाद उसे जो महसूस हुआ, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। लिया मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं चाहूं कि वह गायब हो जाए। वह सैम से प्यार करती थी। फिर भी, और जब वह चाहता था कि वह गायब हो जाए, तो यह उससे कहीं ज्यादा दर्द था, जिसे वह सहना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसके पास कोई विकल्प था। वह कोई भी दूसरा विकल्प चुन सकती थी, भले ही इसका मतलब कलन के साथ उनके पालतू कुत्ते की तरह रहना हो। पता नहीं मैं इतनी दूर तक जा पाऊंगी या नहीं, उसने सोचा। उसने शब्दों को कठोर, आक्रामक बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके शो में बड़ी दरारें थीं। मुझे यकीन है कि मैं पहले खुद को मारने की कुछ अच्छी कोशिशें करूंगा। देखो, लिया। नहीं, देखो, जेकब। मुझसे बहस करना बंद करो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे रास्ते से दूर रहूंगी, ठीक है। मैं वह सब कुछ करूंगी जो तुम चाहोगी, सिवाय इसके कि सैम के पैक में वापस चली जाऊंगी और एक दयनीय पूर्व प्रेमिका बन जाऊंगी जिससे वह दूर नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं, वह अपने घुटनों पर वापस बैठ गई और सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। तुम्हें मुझे बनाना होगा। मैं एक लंबे, गुस्से भरे मिनट के लिए गुर्राया। मुझे सैम के लिए कुछ सहानुभूति महसूस होने लगी थी, भले ही उसने मेरे साथ, सेठ के साथ क्या किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा पैक को आदेश देता रहता था। वरना आप कभी कुछ कैसे कर पाते? सेठ, अगर मैं तुम्हारी बहन को मार दूं तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे? उसने 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचने का नाटक किया। खैर, हाँ, शायद। एक कहावत में। ठीक है, तो फिर, सुश्री। जो भी मैं चाहती हूँ, करो। आप जो जानती हैं, वह हमें बताकर खुद को उपयोगी क्यों नहीं बनाती? कल रात हमारे जाने के बाद क्या हुआ? बहुत चीख पुकार मची, लेकिन आपने शायद वह हिस्सा सुना होगा। यह इतना तेज था कि हमें ये समझने में थोड़ा समय लगा कि हम अब आप दोनों में से किसी की भी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। सैम। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन हम इसे अपने दिमाग में देख सकते थे। सेठ और मैं दोनों ही घबरा गए। उसके बाद, ये बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया कि हमें चीज़ों पर फिर से विचार करना होगा। सैम दूसरे से बात करने की योजना बना रहा था। आज सुबह सबसे पहले बड़ों से मिलना था। हमें मिलना था और एक गेम प्लान बनाना था। मैं बता सकता था कि वो तुरंत दूसरा हमला नहीं करने वाला था, हालांकि इस समय आत्महत्या, तुम और सेठ एवोल और खून चूसने वालों को पहले से चेतावनी देते हुए। मुझे यकीन नहीं है कि वे क्या करेंगे, लेकिन अगर मैं एक जोंक होता तो मैं अकेले जंगल में नहीं भटकता। अब वैम्प्स पर खुला मौसम है। आपने आज सुबह बैठक छोड़ने का फैसला किया? मैंने पूछा। जब हम कल रात गश्त के लिए अलग हुए, तो मैंने घर जाने की अनुमति मांगी, ताकि अपनी माँ को बता सकूं कि क्या हुआ था। बकवास। तुमने माँ को बताया? सेठ गुर्राया। सेठ, भाई बहन वाली बात को एक पल के लिए रोको। आगे बढ़ो, लिया। इसलिए एक बार जब मैं इंसान बन गया, तो मैंने चीज़ों के बारे में सोचने के लिए 1 मिनट लिया। खैर, वास्तव में, मैंने पूरी रात ली। मुझे यकीन है कि दूसरों को लगता होगा कि मैं सो गया था। लेकिन पूरे 2 अलग पैक दिमाग वाली बात ने बहुत कुछ छानने के लिए दिया। अंत में, मैंने सेठ की सुरक्षा और अन्य लाभों को गद्दार बनने और पिशाच की बदबू को सूंघने के विचार के खिलाफ तौला। कौन जानता है कि कितने समय तक। आप जानते हैं कि मैंने क्या फैसला किया? मैंने अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि जब सैम को पता चलेगा तो हम इसे सुनेंगे। लिया ने पश्चिम की ओर कान लगाया। हाँ,
मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा करेंगे, मैं सहमत हूँ। तो बस इतना ही, अब हम क्या करें? उसने पूछा। वह और सेठ दोनों मेरी ओर आशा भरी नजरों से देखने लगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जो मैं नहीं करना चाहता था। लगता है कि अभी हम सिर्फ नजर रखेंगे। हम बस इतना ही कर सकते हैं। तुम्हें शायद थोड़ी देर सो जाना चाहिए, लिया। तुमने भी उतनी ही नींद ली है जितनी मैंने ली है। क्या आपने सोचा था कि आप वही करेंगे जो आपको बताया गया था? ठीक है, ये बात पुरानी हो जाएगी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उसने जम्हाई ली। खैर, जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। मैं सीमा पार कर जाऊंगा, जैक। मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। सेठ बहुत खुश था कि मैंने उन्हें घर जाने के लिए मजबूर नहीं किया, वह उत्साह से उछल रहा था। जरूर, जरूर, मैं कलन के पास जाकर जांच करने जा रहा हूँ। सेठ नम धरती पर बने नए रास्ते पर चल पड़ा। लिया ने सोच समझकर उसका पीछा किया। शायद 1 या 2 राउंड पहले मैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊंगा। अरे सेठ, देखना चाहते हो कि मैं कितनी बार तुम्हें पीछे छोड़ सकता हूँ? नहीं, धीमी आवाज में ठहाका लगाते हुए लिया उसके पीछे जंगल में चली गई। मैं बेकार में ही गुर्राया। शांति और चुप्पी के लिए इतना ही काफी है। लियाह के लिए प्रयास कर रही थी। सर्किट के चारों ओर दौड़ते समय उसने अपनी व्यंग्यात्मकता को न्यूनतम रखा, लेकिन उसके आत्मसंतुष्ट मूड से अवगत न होना असंभव था। मैंने पूरी 2 की कंपनी कहावत के बारे में सोचा। ये वास्तव में लागू नहीं होता, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही काफी था। लेकिन अगर हम 3 होते, तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना मुश्किल था जिसके लिए मैं उसे नहीं बदलूंगा। पॉल, उसने सुझाव दिया। हो सकता है मैंने अनुमति दे दी हो। वो खुद पर हंस पड़ी, इतनी घबराई हुई और अति उत्साहित कि वह नाराज हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि सैम की दया को चकमा देने से होने वाली उत्तेजना कितनी देर तक चलेगी। तब मेरा लक्ष्य पॉल से कम परेशान करने वाला होना होगा। हाँ, उस पर काम करें। जब मैं लॉन से कुछ गज की दूरी पर था, तो मैंने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया। मैं यहाँ इंसान के रूप में ज्यादा समय बिताने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन मैं अपने दिमाग में लिया को रखने की भी योजना नहीं बना रहा था। मैंने अपने फटे हुए शॉर्ट्स पहने और लॉन के पार चलना शुरू कर दिया। मैं सीढ़ियों तक पहुँचने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया, और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एडवर्ड की बजाय कार्लिसले बाहर आकर मुझसे मिलने आया। उसका चेहरा थका हुआ और हताश लग रहा था। एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया। मैं लड़खड़ाकर रुक गया, बोलने में असमर्थ हो गया। क्या तुम ठीक हो, जेकब? कार्लिसले ने पूछा। क्या बेला है? मैंने घुटते हुए कहा। वह कल रात जैसी ही है। क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? मुझे माफ करना। एडवर्ड ने कहा था कि तुम अपने मानव रूप में आ रही हो, और मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहर आई, क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह जाग रही है, और एडवर्ड उसके साथ कोई भी समय नहीं खोना चाहता था, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। कार्लिसर ने ये शब्द जोर से नहीं कहे, लेकिन उसे ऐसा करना चाहिए था। अपनी आखिरी गश्त से पहले मुझे काफी समय से नींद नहीं आई थी। अब मैं वास्तव में यह महसूस कर सकता था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, पोर्च की सीढ़ियों पर बैठ गया और रेलिंग के सहारे लेट गया। एक पिशाच की तरह फुसफुसाते हुए चुपचाप चलते हुए कार्लिसले उसी सीढ़ी पर दूसरी रेलिंग के सामने बैठ गया। मुझे कल रात आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला, जेकब। आप नहीं जानते कि मैं आपकी करुणा की कितनी सराहना करता हूँ। मुझे पता है कि आपका लक्ष्य बेला की रक्षा करना था, लेकिन मैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी आपका ऋणी हूँ। एडवर्ड ने मुझे बताया कि आपको क्या करना था। इसका जिक्र मत करो, मैंने बुदबुदाया। आपको पसंद होने पर हम चुपचाप बैठे रहे। मैं घर में मौजूद अन्य लोगों की आवाज़ सुन सकता था। एम्मेट, एलिस और जैस्पर ऊपर की मंजिल पर धीमी, गंभीर आवाज में बात कर रहे थे। एस्मे दूसरे कमरे में बेसुरा गुनगुना रही थी। रोज़ली और एडवर्ड पास पास सांस ले रहे थे। मैं नहीं बता सकता था कि कौन कौन है, लेकिन मैं बेला की जोरदार सांसों में अंतर सुन सकता था। मैं उसके दिल की धड़कन भी सुन सकता था। यह असमान लग रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत मुझे 24 घंटे में वो सब करने पर मजबूर कर रही थी जो मैंने कभी नहीं करने की कसम खाई थी। मैं इधर उधर घूम रहा था और उसके मरने का इंतजार कर रहा था। मैं अब और सुनना नहीं चाहता था। सुनने से बात करना बेहतर था। वह तुम्हारे लिए परिवार की सदस्य है। मैंने कार्लिसले से पूछा। ये बात पहले भी मेरी नज़र में आई थी, जब उसने कहा था कि मैंने उसके परिवार के बाकी सदस्यों की भी मदद की है। हाँ, बेला पहले से ही मेरी बेटी है। एक प्यारी बेटी, लेकिन आप उसे मरने देंगे? वो काफी देर तक चुप रहा, इसलिए मैंने ऊपर देखा। उसका चेहरा बहुत थका हुआ था। मैं समझ गया कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, उसने आखिरकार कहा। लेकिन मैं उसकी इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकता। उसके लिए ऐसा चुनाव करना, उसे मजबूर करना सही नहीं होगा। मैं उससे नाराज होना चाहता था, लेकिन वह इसे मुश्किल बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे ही शब्दों को उलट-पुलट कर मुझ पर फेंक रहा हो। वे पहले सही लग रहे थे, लेकिन अब वे सही नहीं हो सकते। बेला के मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं। फिर भी, मुझे याद है कि सैम के नीचे जमीन पर टूटकर गिरना कैसा लगता था, जब मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे मैं प्यार करता था। हालांकि, ये वैसा नहीं था। सैम गलत था, और बेला को ऐसी चीजें पसंद थीं जो उसे नहीं करनी चाहिए थीं। क्या तुम्हें लगता है कि उसके सफल होने की कोई संभावना है? मेरा मतलब है, एक पिशाच के रूप में, और वह सब। उसने मुझे एस्मे के बारे में बताया। टेल ने कहा कि इस समय भी एक समान संभावना है, उसने शांति से उत्तर दिया। मैंने पिशाच के विष को चमत्कार करते देखा है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें विष भी दूर नहीं कर सकता। उसका हृदय अब बहुत अधिक काम कर रहा है। यदि यह विफल हो गया, तो मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं होगा। बेला की दिल की धड़कनें तेज हो गईं और लड़खड़ाने लगीं, जिससे उसके शब्दों पर पीड़ादायक जोर पड़ गया। शायद ग्रह पीछे की ओर मुड़ना शुरू हो गया था। शायद इससे ये पता चल सके कि कल की तुलना में आज सब कुछ कैसे विपरीत है, कैसे मैं उस चीज़ की उम्मीद कर रहा हूँ जो कभी दुनिया की सबसे बुरी चीज़ लगती थी। उस चीज़ ने उसे क्या कर दिया है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। कल रात उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने खिड़की से देखा, ट्यूब और बाकी सब। भ्रूण उसके शरीर के अनुकूल नहीं है। एक बात तो यह है कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन वह शायद कुछ समय तक इसे सहन कर सकती है। बड़ी समस्या यह है कि यह उसे वो पोषण नहीं दे पाएगा जिसकी उसे ज़रूरत है। उसका शरीर हर तरह के पोषण को अस्वीकार कर रहा है। मैं उसे नसों के जरिए खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह इसे अवशोषित नहीं कर पा रही है। उसकी स्थिति के बारे में सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। मैं उसे, और सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि भ्रूण को भी देख रहा हूँ हर घंटे भूख से मर रहा है। मैं इसे रोक नहीं सकता और मैं इसे धीमा भी नहीं कर सकता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह क्या चाहता है। अंत में उसकी थकी हुई आवाज़ टूट गई। मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा कल हुआ था, जब मैंने उसके पेट पर काले धब्बे देखे थे, क्रोधित और थोड़ा पागल। मैंने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद कर लिया ताकि कंपन को नियंत्रित कर सकूं। मुझे उस चीज़ से नफरत थी जो उसे चोट पहुंचा रही थी। राक्षस के लिए उसे अंदर से पीटना ही काफ़ी नहीं था। नहीं, वो उसे भूखा भी रख रहा था। शायद वह बस अपने दांत गड़ाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, गला चूसकर उसे सूखा देने के लिए। चूंकि वह अभी किसी और को मारने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था, इसलिए उसने बेला की जान चूसना ही उचित समझा। मैं उन्हें स्पष्ट बता सकता था कि वह क्या चाहता है, मौत और खून, खून और मौत। मेरी त्वचा पूरी तरह से गर्म और चुभने वाली थी। मैंने धीरे धीरे सांस अंदर बाहर की और खुद को शांत करने पर ध्यान केंद्रित किया। काश मुझे इस बारे में बेहतर जानकारी मिल पाती कि यह वास्तव में क्या है, कार्लिसले ने बड़बड़ाते हुए कहा। भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित है। मैं अल्ट्रासोनिक छवि बनाने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे संदेह है कि एमनियोटिक थैली के माध्यम से सुई डालने का कोई तरीका है, लेकिन रोज़ली किसी भी मामले में मुझे कोशिश करने के लिए सहमत नहीं होगी। एक सुई, मैंने बुदबुदाया।
इससे क्या फायदा होगा? जितना अधिक मैं भ्रूण के बारे में जानता हूँ, उतना ही बेहतर मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि वह क्या करने में सक्षम होगा। मैं थोड़े से एमनियोटिक द्रव के लिए भी क्या कुछ नहीं दूंगा। अगर मुझे गुणसूत्रों की संख्या भी पता होती। आप मुझे खो रहे हैं, डॉक्टर। क्या आप इसे सरल बना सकते हैं? एक बार तो वह हंस पड़ा, यहाँ तक कि उसकी हंसी भी थकी हुई लग रही थी। ठीक है, आपने कितना जीव विज्ञान लिया है? क्या आपने गुणसूत्र जोड़ों का अध्ययन किया है? ऐसा ही लगता है। हमारे पास 23 हैं, है ना? मनुष्य ऐसा करते हैं। मैंने पलक झपकाते हुए पूछा, आपके पास कितने हैं? 25। मैंने एक पल के लिए अपनी मुट्ठियों पर भौहें सिकोड़ी। इसका क्या मतलब है? मैंने सोचा कि इसका मतलब यह है कि हमारी प्रजातियां लगभग पूरी तरह से अलग हैं। शेर और घरेलू बिल्ली से कम संबंधित। लेकिन यह नया जीवन खैर, ये बताता है कि हम आनुवंशिक रूप से जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा संगत हैं। उसने उदास होकर आह भरी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। मैंने भी आह भरी। एडवर्ड से उसी अज्ञानता के लिए नफरत करना आसान था। मैं अभी भी उससे नफरत करता हूँ। कार्लिसल के बारे में वैसा ही महसूस करना मुश्किल था। शायद इसलिए क्योंकि मैं कार्लिसल के मामले में 10 रंगों की ईर्ष्या नहीं करता था। भ्रूण के हमारे या उसके करीब होने की स्थिति में गिनती का पता लगाना मददगार हो सकता है, ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है। फिर उसने कंधे उचका दिए। और शायद इससे कुछ भी मदद नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पास अध्ययन करने के लिए कुछ हो, कुछ करने के लिए कुछ हो। आश्चर्य है कि मेरे गुणसूत्र कैसे हैं, मैंने बेतरतीब ढंग से कहा। मुझे फिर से ओलंपिक स्टेरॉइड परीक्षणों की याद आई। क्या उन्होंने डीएनए स्कैन किया था? कार्लिसले ने आत्मग्लानि से खांसते हुए कहा, आपके पास 24 जोड़े हैं, जेकब। मैं धीरे से मुड़ा और अपनी भौहें उठाकर उसे देखने लगा। वह शर्मिंदा लग रहा था। मैं उत्सुक था। पिछले जून में जब मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था, तो मैंने यह आज़ादी ली थी। मैंने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि इससे मुझे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। मुझे खेद है। मुझे पूछना चाहिए था। ठीक है, डॉक्टर, आपका कोई बुरा इरादा नहीं था। नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं था। बात बस इतनी है कि मुझे तुम्हारी प्रजाति आकर्षक लगती है। मुझे लगता है कि सदियों से पिशाच प्रकृति के तत्व मुझे आम लगने लगे हैं। तुम्हारे परिवार का मानवता से अलग होना कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जादुई, लगभग। बिब्बिडी बॉब्बिडी बू, मैंने बुदबुदाया। वो बिल्कुल बेला की तरह था, जिसमें जादू का सारा कचरा था। कार्लिसले एक बार फिर थकी हुई हंसी हंसा। तभी हमने घर के अंदर एडवर्ड की आवाज सुनी और हम दोनों सुनने के लिए रुक गए। मैं अभी वापस आऊंगा, बेला। मैं कार्लिसले से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। दरअसल, रोज़ली, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एडवर्ड की आवाज़ अलग थी। उसकी बेजान आवाज़ में थोड़ी जान थी। किसी चीज़ की चिंगारी। उम्मीद तो नहीं, लेकिन शायद उम्मीद करने की चाहत। क्या बात है, एडवर्ड? बेला ने भारी स्वर में पूछा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिय। इसमें बस एक सेकंड लगेगा। प्लीज़, रोज़। एस्मे, रोसेली ने पुकारा। क्या तुम मेरे लिए बेला का ख्याल रख सकती हो? जब एस्मे सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मैंने हवा की फुसफुसाहट सुनी। बेशक, उसने कहा। कार्लिसल ने अपना सिर घुमाया और उम्मीद भरी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। एडवर्ड पहले दरवाजे से बाहर निकला, उसके ठीक पीछे रोज़ली थी। उसका चेहरा, उसकी आवाज़ की तरह, अब मरा हुआ नहीं था। वह पूरी तरह से केंद्रित लग रहा था। रोज़ली संदिग्ध दिख रही थी। एडवर्ड ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। कार्लिसल, वह बुदबुदाया। क्या है, एडवर्ड? शायद हम इस बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं अभी आपको और जेकब को सुन रहा था, और जब आप बोल रहे थे कि भ्रूण क्या चाहता है, तो जेकब के मन में एक दिलचस्प विचार आया। मैं क्या सोचा था, उस चीज़ के लिए मेरी स्पष्ट घृणा के अलावा। कम से कम मैं इसमें अकेला नहीं था।
मैं बता सकता था कि एडवर्ड को हल्के एस्पेक्ट्स जैसे शब्द का उपयोग करने में कठिनाई होती थी। हमने वास्तव में उस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है, एडवर्ड ने आगे कहा। हम बेला को वह देने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, और उसका शरीर इसे हमारे शरीर की तरह ही स्वीकार कर रहा है। शायद हमें पहले भ्रूण की ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए। शायद अगर हम उसे संतुष्ट कर सकें, तो हम उसकी ज़्यादा प्रभावी ढंग से मदद कर पाएंगे। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, एडवर्ड, कार्लिसले ने कहा। इसके बारे में सोचो, कार्लिसले। यदि वह प्राणी मानव से अधिक पिशाच है, तो क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि वह क्या चाहता है, उसे क्या नहीं मिल रहा है? जेकब ने अनुमान लगाया। मैंने क्या किया? मैंने बातचीत को फिर से पढ़ा, ये याद करने की कोशिश की कि मैंने अपने मन में क्या विचार रखे थे। मुझे उसी समय याद आया कि कार्लिसले समझ गया था। ओह, उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि यह प्यासा है? रोसेली ने दबी हुई आवाज में कहा। अब उसे कोई संदेह नहीं था। उसका विद्रोही रूप से परिपूर्ण चेहरा चमक उठा था, उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई थीं। बेशक, उसने बुदबुदाया। कार्लिसल, हमने बेला के लिए सभी टाइप ओ नेगेटिव अलग रख दिए हैं। यह एक अच्छा विचार है, उसने मेरी ओर न देखते हुए कहा। कार्लिसले ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा, विचारों में खोया हुआ। मुझे आश्चर्य है। और फिर, प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? रोसेली ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास रचनात्मक होने का समय नहीं है। मैं कहूंगी कि हमें पारंपरिक तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। 1 मिनट रुको, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। बस रुको, क्या तुम बेला को खून पिलाने की बात कर रहे हो? ये तुम्हारा विचार था, कुत्ते, रोसेली ने मेरी ओर बिना देखे ही गुस्से से कहा। मैंने उसे अनदेखा किया और कार्लिसले को देखा। एडवर्ड के चेहरे पर जो उम्मीद की किरण थी, वही अब डॉक्टर की आंखों में थी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अटकलें लगाईं। ये तो बस, मुझे सही शब्द नहीं मिल पाया। भयानक, एडवर्ड ने सुझाव दिया। घृणित, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर इससे उसे मदद मिल जाए तो क्या होगा? उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने गुस्से से अपना सिर हिलाया। तुम क्या करने वाले हो? उसके गले में ट्यूब डाल दोगे? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वह क्या सोचती है। मैं पहले कार्लिसले से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। रोसेली ने सिर हिलाया। अगर आप उसे बताएं कि इससे बच्चे को मदद मिल सकती है, तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। भले ही हमें उन्हें ट्यूब के जरिए ही खाना खिलाना पड़े। मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने सुना कि जब वो बेबी शब्द बोलती है तो उसकी आवाज़ में प्यार भरा भाव आ जाता है कि ब्लोरी उस छोटे से जीवन चूसने वाले राक्षस की मदद करने वाली किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाएगी। क्या यही चल रहा था, रहस्य कारक जो उन दोनों को बांध रहा था? क्या रोज़ली बच्चे के पीछे थी? मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि एडवर्ड ने एक बार सिर हिलाया, बिना मेरी तरफ देखे। लेकिन मैं जानता था कि वह मेरे सवालों का जवाब दे रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्फीली बाबी में मातृपक्ष होगा। बेला की रक्षा के लिए रोसेली शायद खुद ही बेला के गले में ट्यूब ठूंस देगी। एडवर्ड का मुंह एक कठोर रेखा में कुचल गया और मुझे पता था कि मैं फिर से सही था। ठीक है, हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है, रोज़ली ने अधीरता से कहा। तुम्हारा क्या विचार है, कार्लिसले? क्या हम कोशिश कर सकते हैं? कार्लिसले ने गहरी सांस ली और फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हम बेला से पूछेंगे। ब्लोरी ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसे पूरा विश्वास था कि अगर बेला पर निर्भर होगा तो वह अपनी राह पालेगी। मैं सीढ़ियों से ऊपर आया और उनके पीछे पीछे चला गया, जब वे घर में गायब हो गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद ये सिर्फ एक अजीब सी जिज्ञासा थी। यह एक डरावनी फिल्म की तरह था। हर जगह राक्षस और खून ही खून था। शायद मैं अपनी घटती हुई दवा आपूर्ति का एक और झटका लेने से खुद को नहीं रोक पाया। बेला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, चादर के नीचे उसका पेट पहाड़ की तरह था। वह मोम की तरह दिख रही थी, रंगहीन और पारदर्शी। आपको लगेगा कि वह पहले ही मर चुकी है, सिवाय उसके सीने की हल्की हरकत, उसकी उथली सांस के। और फिर उसकी आंखें,
थके हुए संदेह के साथ हम चारों का पीछा कर रही थीं। बाकी लोग पहले से ही उसके पास थे, अचानक तेज गति से कमरे में इधर उधर भाग रहे थे। ये देखना डरावना था। मैं धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। क्या हो रहा है? बेला ने खुजलाती हुई फुसफुसाहट में पूछा। उसका मोमी हाथ ऊपर उठा जैसे वह अपने गुब्बारे के आकार के पेट को बचाने की कोशिश कर रही हो। जेकब के पास एक विचार है जो शायद आपकी मदद कर सकता है, कार्लिसले ने कहा। मैं चाहता था कि वो मुझे इस मामले से दूर रखे। मैंने कुछ भी सुझाव नहीं दिया था। इसका श्रेय उसके खून चूसने वाले पति को दिया जाना चाहिए, जहां इसका श्रेय जाना चाहिए। यह सुखद नहीं होगा, लेकिन इससे बच्चे को मदद मिलेगी, रोज़ली ने उत्सुकता से बीच में टोकते हुए कहा। हमने उसे खिलाने का एक बेहतर तरीका सोचा है। शायद। बेला की पलकें फड़क उठीं। फिर वह खांसते हुए हल्की सी हंसी बोली। अच्छा नहीं लगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। उसने अपनी बाह में लगी ट्यूब को देखा और फिर से खांसने लगी। ग्लोरी भी उसके साथ हंसी। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं और उसे दर्द हो रहा होगा, लेकिन वह मजाक कर रही थी। तो बेला, तनाव को कम करने का प्रयास करें, ताकि बाकी सभी के लिए स्थिति बेहतर हो सके। एडवर्ड रोज़ली के इर्द गिर्द घूमता रहा, उसके चेहरे पर कोई हास्य भाव नहीं था। मुझे इस बात की खुशी थी। इससे थोड़ी मदद मिली, बस थोड़ी सी, कि वो मुझसे ज्यादा तकलीफ में था। उसने उसका हाथ थाम लिया, न कि वह जो अभी भी उसके सूजे हुए पेट की रक्षा कर रहा था। बेला, प्रिय, हम तुमसे कुछ भयानक करने को कहेंगे, उसने वही विशेषण इस्तेमाल करते हुए कहा जो उसने मुझे दिए थे। ग्रिनिथ। खैर, कम से कम वो उसे सीधे तौर पर बता रहा था। उसने उथली, फड़फड़ाती सांस ली। कितना बुरा, कार्लिसले ने जवाब दिया। हमें लगता है कि ब्रून की भूख हमारी भूख से ज्यादा आपकी भूख के करीब होगी। हमें लगता है कि उसे प्यास लगी होगी। उसने पलकें झपकाईं। ओह ओह, आप दोनों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। हमारे पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है, ताकि हम इसे करने के लिए और अधिक स्वादिष्ट तरीके खोज सकें। सिद्धांत का परीक्षण करने का सबसे तेज तरीका। मुझे इसे पीना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने थोड़ा सिर हिलाया। सिर हिलाने के लिए बमुश्किल ही पर्याप्त ऊर्जा बची थी। मैं ऐसा कर सकती हूँ। भविष्य के लिए अभ्यास, है न? एडवर्ड की ओर देखते ही उसके रंगीन होंठ एक हल्की मुस्कान में बदल गए। उसने जवाब में मुस्कुराया नहीं। रोसेली ने अधीरता से अपने पैर की उंगलियों को थपथपाना शुरू कर दिया। यह आवाज़ वाकई परेशान करने वाली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर मैं उसे अभी दीवार से फेंक दूं तो वह क्या करेगी। तो कौन मेरे लिए भूरा भालू पकड़ कर लाएगा? बेला फुसफुसाए। कार्लिसले और एडवर्ड ने एक दूसरे को सरसरी निगाह से देखा। रोसेली ने टैप करना बंद कर दिया। क्या? बेला ने पूछा। कार्लिसले ने कहा, यदि हम इसमें कोताही नहीं बरते तो यह अधिक प्रभावी परीक्षण होगा। बेला। एडवर्ड ने बताया, यदि भ्रूण को रक्त की लालसा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे पशु रक्त की लालसा है। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेला, इसके बारे में मत सोचो, रोसेली ने प्रोत्साहित किया। बेला की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन? उसने सांस ली और उसकी नज़र मेरी ओर गई। मैं यहाँ डोनर के तौर पर नहीं आया हूँ, बेल्स, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। इसके अलावा, यह इंसानी खून है जिसकी तलाश है, और मुझे नहीं लगता कि मेरा खून यहाँ लागू होता है। हमारे पास खून है, रोज़ली ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझसे बात करते हुए कहा, जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। तुम्हारे लिए बस मामले की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बारे में अच्छा लग रहा है। बेला, मुझे लगता है कि बच्चा बहुत बेहतर होगा। बेला का हाथ उसके पेट पर चला गया। ठीक है, उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। मैं भूख से मर रही हूँ, इसलिए मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह भी भूखा होगा। एक और मजाक करने की कोशिश करते हुए, चलो शुरू करते हैं। मेरा पहला पिशाच अभिनय।